कि आप इलेक्शन से पहले 1-1 अरब रुपया अरकान असेंबली को दे रहे हैं कि वो अपना इलेक्शन सीधा कर लें। एक तो वो अपने हलकों में जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो काम करवाएंगे, और फिर उसमें से 20 और 25%, कई लोगों ने तो 40% तक कमीशन वसूले हैं। तो वो सीधा सीधा 20 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपया और उन अरकान असेंबली ने अपनी जेबों में डाल लिया है। तो इससे बड़ी और रिगिंग क्या होगी? तो ये सारी खराफात पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। क्या किया जाए? इनके साथ ही हमने जिंदा रहना, और लोगों ने भी इन तमाम खराफात के साथ ही जो है वो मामला को आगे बढ़ाना और देखना भी है सारा। इलेक्शन कमीशन ने बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें जो दी हैं, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वो फार्मूला मांगा था, रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड या कोई फार्मूला नहीं है कि वो पेश कर सके। मुझे तो इस मंतक की भी समझ नहीं आ रही फायजा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन से क्यों मांग रही है, ये फार्मूला क्यों मांग रही है, जब आइन बड़ा वाज़ेह है, आपका दस्तूर बड़ा वाज़ेह है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, जितने उनके पास सीटें होंगी, उसी तनासब से जो है वो मखसूस नशिस्तें जो हैं उन पार्टीज के दरमियान तकसीम की जाएंगी। जब मखसूस सीटों का मामला आया था तो उस वक्त इन्होंने शायद अपने, जो कि जाहिर है उस वक्त ये था ही नहीं कि इलेक्शन से पहले ये मामला हो चुका था। अगर ये कहते कि यहाँ हमें सीटें लेनी है तो फिर होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ सवाल ये भी है कि अगर एक पार्टी फर्ज करें कोई सीटें लेती, दैट सीजेस टू बिकम अ पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी के लाने के हक में है, उसका क्या करेंगे आप वहाँ के? तो ये जो दुनिया को ये तो पता है, पाकिस्तान में भी एक इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये पीटीआई की ये सीटें हैं, पीटीआई ने सीटें विन की हैं, पीटीआई वाज द मेजॉरिटी सीट। लेकिन बात ये है वो जी पीटीआई तो जी ये सिंबल की हक में लेने के पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन नहीं कराए थी, इसलिए सिंबल से महरूम कर दिया गया। ओवरऑल देखा जाए तो जमहूरियत जो है ना, वो सिर्फ एक तो फैसले दो जो ठीक इलेक्शन कमीशन ने किए हैं उनकी बुनियाद पर उसको आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पे इलेक्शन कमीशन को नहीं करना चाहिए था कि ठीक है जी इनको हम मना करते हैं, उनको सिंबल आ दीजिए। इस बात का जिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द अदर साइड। मैं हूँ आपके साथ फायजा शराजी। नाज़रीन, रिज़र्व सीट्स का मामला गो कि अब डेली बेसिस पे उसकी हेयरिंग हो रही है, कल तक मुलतवी हो गया है, लेकिन ये इतना सेंसिटिव मामला है जो कि पहले भी मैं बारहा कह चुकी हूँ कि मुल्की सियासत का रुख जो है वो मुतय्यन करेगा। इससे तयन होगा इस बात का कि पाकिस्तानी सियासत में मेजॉरिटी किसकी है। क्या ये रिज़र्व सीटें क्या हुकूमत के पास ही रहती हैं, जो कि लग नहीं रहा कि उनका हक़ है और उनके पास जानी चाहिए, क्योंकि उनको उनकी तनासुब से जो थी रिज़र्व सीटें मिल गई। अब ये सुन्नी इत्तेहाद को मिलती हैं, तहरीक इंसाफ एज़ पार्टी बहुत बड़े सवालात उठ गए हैं। क्या तहरीक इंसाफ के हिस्से में जाती हैं, या जो आज़ाद डिक्लेयर किए गए थे, अभी तो उस पर बहुत बड़े सवालात उठ रहे हैं कि आज़ाद क्यों डिक्लेयर किए गए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसको कवर भी करने की कोशिश की गई है, लेकिन सवालात तो जी नाज़रीन बहरहाल उठ रहे हैं। इस सब पे बात करेंगे प्रोग्राम में। और आज बड़ी अहम वहाँ पे स्टेटमेंट थी जो रिमार्क्स की सूरत में सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ तो उड़ा देंगे। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फार्मूला भी तलब कर लिया गया है। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट थी, जिसमें बार बार इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी सवाल उठाया चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा कि जब बानी पीटीआई प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी उन्हें इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने का कहा गया था, और उन्होंने उस वक्त 1 साल का वक्त मांगा था। तो ये इशू चलता रहा है। आखिर नाज़रीन, इतनी सियासी जमातें 100+ जो हैं, या 150+ अगर कह लें, रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के ही इंटर पार्टी इलेक्शंस पे इतना गौर क्यों किया जा रहा है? जितना गौर मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस पे किया जा रहा है, इतना अगर आईने पाकिस्तान पे कर लिया जाए और पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पे कर लिया जाए तो शायद सारे मामलात खुद ही हल हो जाएंगे आइन और कानून के मुताबिक। बहरहाल जिस पे फोकस करना मतलूब होता है उस पर फोकस किया जाता है, जिस पर फोकस करना मतलब नहीं होता उसको हवा में उड़ा दिया जाता है। नाज़रीन, इस सब पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके अलावा बात करेंगे कि आज क्लियर कट स्टेटमेंट आ गई है बानी पीटीआई की जानिब से। उन्होंने कहा है कि पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी उन्होंने रोक दी है।
ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आई है, क्योंकि कुछ लोग जिनमें फवाद चौधरी सर फहरिस्त हैं, वो पार्टी में वापस आना चाह रहे हैं। पिछले दिनों के उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनसे पूछा गया कि आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं कि नहीं, और उनका कि दोबारा ज्वाइन कर लिए। तो उनका दोबारा तो तब ज्वाइन करते हैं ना अगर आप कहीं गए हो, मतलब वो इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते कि वो चले गए थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी। वो इस बात पे कंसीडर कर रहे हैं अपने आप को कि मैं तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हूँ। एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें खासी गर्दिश कर रही हैं तहरीक इंसाफ की। इन सब की रियलिटी क्या है, इस सब पे भी बहस करेंगे प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है मियाँ हबीब साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ हबीब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मियाँ साहब, सबसे पहले अगर रिज़र्व सीटों के हवाले से देख लें, ये मामला किस नहज बैठेगा? एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये मामला एज सुन एज पॉसिबल हल हो जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ी तादाद असम्बलियों में बैठी हुई है रिज़र्व सीटों के हवाले से। अब उनका को तयन करें वो उधर बैठना है, उन्होंने नहीं बैठना, क्या सूरत हाल है, आया वो दोबारा असम्बलियों में जाना है, उन्होंने नहीं जाना। लेकिन ये मामला ऐसे लग रहा है कि जैसे लटकता जा रहा है। आपको क्या सिचुएशन लग रही है, ये रिज़र्व सीटों का ऊँट किस करवट बैठेगा? अच्छा, इसका ना खालिस्तान फैसला जो है वो तो अदालत ने करना है ना, कि अदालत के होने मिन्नत है आपके तज्जिए के मुताबिक। जी मैं बता रहा हूँ, अदालत की साबदीद है कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन अखलाकी तौर पर जो है ना, ये नशिस्तें उसी को मिलनी चाहिए जिन्होंने नशिस्तें जीती हैं, क्योंकि ये तनासब है और ये जीती हुई नशिस्तों के तनासब से ही मिलता है। अगर आप कोई भी असूल, ज़ाब्ता, अखलाकियात और कवानीन जो होते हैं ना, उनकी बेस जो होती है वो अखलाकियात और पर मुनहसर होती है, तो उस हवाले से तो वो ये उनका हक है जिन्होंने ये नशिस्तें जीती हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो है कानून और आइन वो मोम की नाक है, उसको जिस तरह मर्जी मरोड़ लें और जो आप जिस तरह का हालात पैदा करना चाहें, जिस तरह किस्म का फैसला करना चाहें, उसके मुताबिक आप दलाइल भी निकाल लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी निकाल लेती हैं। आप इसका यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये नशिस्तें किसी और को देना जो वहाँ दूसरी जमातें मौजूद हैं, ये इंतहाई मुज़हिका खेज़ है। अब आप KPK का अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ तो लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो तहरीक इंसाफ ने हासिल की है। बेशक उनको आपने सिंबल नहीं दिया था और वो उन्होंने आज़ाद हैसियत से जो है वो अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे थे, लेकिन नशिस्तें तो उन्हीं को मिली ना, लोगों ने वोट तो उन्हीं को दिया ना। तो अब मजे की बात यह है कि वहाँ 17-18 नशिस्तें शायद 20 के करीब होंगी, 22 नशिस्तें नेशनल की, पूरी अपोजिशन की नशिस्तें, और 30 नशिस्तें उनको मखसूस नशिस्तें उनके खाते में दी जा रही हैं। तो वो ये देखना, इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है कि डायरेक्ट इलेक्ट होने वाले लोग जो हैं वो 17 लोग हैं और उनको आप नशिस्तें दे रहे हैं 30 मखसूस नशिस्तें जो हैं। तो इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है? तो मेरा साहब, हमारे मुल्क में बहुत सारी चीजें प्लस होके भी तो आ जाती हैं ना। अभी आप देख लीजिए, जो इतनी बड़े बड़े स्केल्स पे बैठे हुए हैं उनकी मराद भी उतनी हैं, हर चीज़ वो गवर्नमेंट के खाते से ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कारकर्दगी के हवाले से देखें तो फिर सवालात उठ रहे हैं। साइल जो है वो जाके वहाँ पे रुलने की उसकी कैफियत है, कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन फिर भी देख ले तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जो प्लस होता है वो प्लस में ही जाता है। दुरुस्त आप कहते हैं, चूँकि पाकिस्तान का बाबा आदम ही निराला, यहाँ तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि कानून और आइन के मुताबिक आप किसी रुकने असम्बली को, रुकने पार्लियामेंट को डेवलपमेंट के फंड नहीं दे सकते। वो जो है तयशुदा अमूर के मुताबिक वो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों का हक है, वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ लोकल गवर्नमेंट के अदारे ही नहीं कायम किए जाते। वो तमाम तर जो है इख्तियारात जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इन्होंने अरकान असम्बली को दिए हुए हैं। चूँकि हुकूमत साजी में उन्होंने वोट करना होता है, तो लिहाजा उनके नाज नखरे बर्दाश्त किए जाते हैं, उनको सारी मराहत दी जाती हैं, और जो एक तयशुदा अमूर है और जिसके मुताबिक सारे मामला चलने हैं। जैसे PDM के आखिरी टेनोर में हम लोग किस तरह से IMF के सामने जाके तो उनसे स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ, किस तरह से एक अमाउंट वहाँ से मिली और किस तरह से बाद में तरक्याती बजट के नाम पे बांट दी गई आखिरी दिनों में। तो वो देखना, ये असल में इसे प्री पोल रिगिंग कहते हैं
कि आप इलेक्शन से पहले 1-1 अरब रुपया अरकान असम्बली को दे रहे हैं कि वो अपना इलेक्शन सीधा कर लें। एक तो वो अपने हलकों में जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो काम करवाएंगे, और फिर उसमें से 20 और 25%, कई लोगों ने तो 40% तक कमीशन वसूले हैं। तो वो सीधा सीधा 20 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपया और उन अरकान असम्बली ने अपनी जेबों में डाल लिया है। तो इससे बड़ी और रिगिंग क्या होगी? तो ये सारी खराफात पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। क्या किया जाए, इनके साथ ही हमने जिंदा रहना, और लोगों ने भी इन तमाम खराफात के साथ ही जो है वो मामला को आगे बढ़ाना और देखना भी है सारा। अच्छा हबीब साहब, यहाँ पे आज हमने देखा कि बड़ी जो डिस्कशन रही है उसमें बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सारे इंतखाबात के हवाले से, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से चल रही थी रिज़र्व सीटों के, ये जो लाइव हमने हेयरिंग देखी उसमें कहा गया कि पाकिस्तान में कोई गैर कानूनी काम हुआ तो उड़ा देंगे। 2018 और 24 में मखसूस नशिस्तें लॉन्च करने का उन्होंने फार्मूला तलब कर लिया। मतलब कोई इसमें भी ठीक है, जाहिर सी बात है ऑनरेबल जजेस वहाँ पे बैठे हुए हैं, डिसीजन तो उनका होने, अभी तो हम इस पर सिर्फ डिस्कशन ही कर सकते हैं। लेकिन अगर की क्या मुराद है? ये एक फार्मूला है कि जिसने जिस तनासुब से वो जीते हैं उसी तनासुब से उनको सीटें देनी है, और ये उनको एक्स्ट्रा दी गई हैं। तो फिर इसमें अगर मगर की सूरत हाल आपको क्या लगता है, ये कहाँ से आती है? ये सारा जो इस बार मामला, ये तयशुदा अमूर थे और इसमें कोई अभाम भी नहीं था। वो एक फार्मूला तय किया हुआ था कि जो जितनी नशिस्तें हैं जीतेगा उसी तनासब से उसको जो है ना मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। लेकिन ये पहली दफ़ा जो है वो ऐसे हुआ है कि चूंकि एक जमात को जो है वो टारगेट किया गया था और उनको इंतखाबी निशान नहीं दिया था, उनके लोग जो है आज़ाद जीते। तो ये मसला पहली दफ़ा जो है वो सामने आया, और अदालतों के लिए ये बहुत बड़ा इम्तहान है। क्योंकि अवाम की तौक़ात कुछ और हैं, हुकूमत की तौक़ात कुछ और हैं, अदारों की तौक़ात कुछ और हैं, और अदलिया ने इंसाफ करना है। अब पाकिस्तान के अवाम की नज़रें जो हैं वो अदलिया पर लगी हुई हैं, और उन्होंने सेट करना है कि उन्होंने किस बेस पर जो है वो इसका फैसला करते हैं। बहरहाल ये अब ज्यादा दूर की बात नहीं, चंद दिनों में इसका फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हबीब साहब, वहाँ पे आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन उस वक्त बनी जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ दस्तावेज़ात, वहाँ पे उनके वकील ने कुछ दस्तावेज़ात पेश की। वहाँ पे फॉर्म 66 के हवाले से जब डिटेल दी गई तो बैरिस्टर गौहर को बुलवा लिया गया और उन्हें कहा गया कि आपसे जब पहले बात हुई थी तो आपने कहा था कि आपने पार्टी की टिकट जो है वो आपकी पार्टी वाबस्तगी वो साथ शो की थी इलेक्शन कमीशन में। हमारे सामने जो डिटेल्स आ रही हैं इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना ही आपका पार्टी टिकट है। तो बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि हर बंदे को अलाउ होता है, वो शायद 4 टिकट शायद वो इस तरह से जमा करवा सकता है, 4 फॉर्म होते हैं शायद, कोई वही खैर डिटेल आपको शायद पता हो, जमा करवा सकते हैं। लेकिन उसमें मज़ीद उन्होंने स्पेसिफिकली जो फोकस किया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म आपको भिजवाया है, मेरा एक और फॉर्म भी था, ये इंडिपेंडेंट का फॉर्म था, एक और फॉर्म भी था जिसके साथ पार्टी का सर्टिफिकेट था जो टिकट के तौर पे ऑलमोस्ट कंसीडर होता है, वो तो इलेक्शन कमीशन ने दिया ही नहीं। तो ये आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं उसको कवर अप करने के लिए इलेक्शन कमीशन ये सारा कुछ कर रहा है, इससे मजीद ही फंसेगा इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन ने ना एक्स्ट्रा आइन के मावराए आइन इकदाम किए हैं इस बार, और उनको टारगेट दिया गया था कि आपने जो है वो तहरीके इंसाफ को जो है किसी सूरत जो है वो उनकी शनाख्त के साथ इलेक्शन के मैदान में नहीं आने देना। तो लिहाजा उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया और उसमें उन्होंने आइन कानून की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, अखलाकियात की भी, रवायात की भी, सियासी जो एक तयशुदा क़ायदो ज़वाबित थे उसकी भी तमाम उन्होंने ना धज्जियाँ उड़ा के जो है ना उन्होंने अपनी मनमानी की है। अब इनको समेटना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। ये तो अब सीधा सीधा जो है वो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो कौम से भी माफ़ी मांगे और अदलिया से भी माफ़ी मांग ले और उनको कह दे कि जी कि हमसे ये गलती हुई है, अब इसको सीधा कर लें। वरना जो है ना ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। ये आने वाले वक्तों में इसके बहुत ज़्यादा समरात जो है वो सामने आएंगे और जिसका जोर चलेगा वो कल को जो है वो स्पेसिमेन पेश करेगा कि ये देखें पहले भी ऐसे हुआ था तो आज भी ऐसे हुआ। तो ये सियासी जमातों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए भी
और पाकिस्तान की रियासत की बका के लिए भी जो है वो बहुत अहम इशू बन चुका है। तो इसको ना तय करना अब अदलिया के कोर्ट जेब में गेंद है, उन्होंने इसको तय करना है कि वो इसका क्या हल निकालते हैं। क्या इसको इलेक्शन कमीशन को माफ कर दिया जाता है, उनका जितना भी एक्ट था उसको लीगलाइज कर दिया जाए या नल एंड वाइड करार दिया जाता है। तो ये इस इलेक्शन पर भी बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठेंगे। इसकी क्रेडिबिलिटी तो अपनी जगह पर मशकूक है, लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला होता है तो फिर तो ये इलेक्शन बेमानी हो जाएंगे, फिर तो इनको नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। यानी कि जैसे मौलाना साहब नए इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं और अतातारर साहब ने उनको काउंटर भी कर दिया है, वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब भूल जाए 2029 में होंगे, जाके 29 में कहीं इलेक्शन नए, अभी हुकूमती इक़दाम को वो सराहें। तो यानी कि कहीं ना कहीं मौलाना साहब के जो उन्होंने डिमांड की हालात उधर को जाते आपको लग रहे हैं? देखिए, ये सारा कुछ जो है ना डिपेंड करता है अदलिया पे कि वो इसका फैसला क्या करते हैं। अगर तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर यकीनी तौर पर जो है ये इलेक्शन जो है ये बेमानी हो जाएंगे, फिर तो नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको 7 खून माफ कर दिए जाएं और उनको कहा जाए कि अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में ये वतीरा रहा है ना, हम कहते हैं अच्छा जो हो गया उस पर मट्टी डालो और अब आगे बढ़ा जाए। मट्टी पाओ प्रोग्राम बहुत होता है पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, हर मामले में हम मट्टी पाओ प्रोग्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे और ज्यादा मामला खराब हो जाते हैं। तो अब देखना ये है कि अगर तो मट्टी पाव वाला फार्मूला इख्तियार करना तो फिर ये हुकूमतें चलती रहेंगी, ये सारे मामला इसी तरह कहा जाएगा कि जी पीछे जो हो गया लानत भेजो उस पे और आगे ऐसे तो फिर मामला था। हबीब साहब हमेशा ही सारी सियासी जमातें पहले ही को मुल्क के लिए कुछ बेहतरी नहीं कर रही, फिर तो मट्टी पाव का प्रोग्राम तो फिर मेरे ख्याल में जो चीज़ जहाँ पे जिसको सूट करती है वो उसको कोट करता है और उस पे ही वो इम्प्लीमेंट करने की बात भी करता है कि ये देखिए जी माजी में ऐसा हुआ, तो ये तो फिर खुला रास्ता हो सकता है। हबीब साहब 2-3 बातें हैं, एक तो देखें 2-3 चीजें। एक तो इलेक्शन से पहले के मामला हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो उसे बरी जुम्मा करार नहीं दिया जा सकता, ठीक है, अच्छा वो अपनी जगह पर उनके फैसले होने हैं। और दूसरा जो है ना वो इलेक्शन डे वाले दिन के मामला हैं और इलेक्शन रिजल्ट के मामला हैं, ये दोनों चीजें जो है अलग अलग हैं। एक तो जैसे तैसे भी इलेक्शन में जाया गया और लोगों ने किसको वोट दिया वो भी मामला मशकूक हैं कि जी के कहा जाता है जी फॉर्म 45 का रिजल्ट कुछ और था, फॉर्म 47 का रिजल्ट कुछ और है और फॉर्म 66 जो है वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये मशकूक हैं। तो अगर तो इलेक्शन से पहले वाले मामला जो है उन पे कोई अदलिया बहुत बड़े फैसला दे देती है तो फिर तो ये इलेक्शन सारा जो है ना बेमानी हो जाएगा, बेमानी तो हो नया इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर उन मामलात को बालाताक रखते हुए आगे बढ़ा जाता है और इसकी फॉर्म 45 और 47 की कोई इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाती है, जुडिशल इंक्वायरी करवा ली जाती है या इसका फोरेंसिक करवाया जाता है तो फिर मामला और फिर इनमें से बहुत सारे अरकान असेंबली जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो घरों को चले जाएंगे और जो बेचारे अदालतों में रुल रहे हैं वो जो है आ जाएंगे। तो ये लेकिन मियां हबीब साहब ये एक आइडियल सिचुएशन होगी अगर ऐसा हुआ, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इतनी आइडियल सिचुएशंस होती नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया मियां हबीब साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे गुलाम अब्बास हरल साहब, उनसे कुछ कानूनी मामलात भी जानेंगे कि आया ये जो मांगी गई हैं डिटेल आज लार्जर बेंच की जानिब से, फुल कोर्ट की जानिब से, उस डिटेल का कानूनी तौर पर और इस सारे केस पर क्या इम्पैक्ट होगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है गुलाम अब्बास हरल साहब, माहिर कानून हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया हरल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हरल साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो कोई गैर कानूनी काम हुआ तो उसको उड़ा देंगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, आज फुल कोर्ट की जानिब से 2018 और 2024 में जो रिज़र्व सीटों का एक फार्मूला था जिसके तहत वो अलॉट की जाती हैं, जिस फार्मूले के तहत वो मांगा है, वो तलब किया है, उसकी डिटेल मांगी है, इसको मांगने की क्या ज़रूरत थी? हरल साहब आपको क्या लगता है आईनी और कानूनी तौर पे, इसमें ज़रा रहनुमाई फरमाएं। देखिए 2019 में इलेक्शन कमीशन ने बाप पार्टी को मखसूस नशिस्तें जो दी हैं
उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वो फार्मूला मांगा था, रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड या कोई फार्मूला नहीं है कि वो पेश कर सके। मुझे तो इस मंतक की भी समझ नहीं आ रही फायजा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन से क्यों मांग रही है, ये फार्मूला क्यों मांग रही है, जब आइन बड़ा वाज़ेह है, आपका दस्तूर बड़ा वाज़ेह है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी, जितने उनके पास सीटें होंगी उसी तनासब से जो है वो मखसूस नशिस्तें जो हैं उन पार्टीज के दरमियान तकसीम की जाएंगी। यानी कि हरल साहब यहीं पे मेरा एक पॉइंट ले लीजिएगा अपने जवाब में, उसको भी एक पॉइंट को ऐड कर लीजिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई फार्मूला नहीं होता एक्चुअल में, जो आइन है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन वो सीटें, रिजर्व सीट जो है उसको बांटता है तनासुब के हिसाब से, जिसने जितनी सीटें विन की होती हैं। तो फिर ये कौन सा फार्मूला है जो मांगा जा रहा है, जब आइन को ही देखते हुए इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेते हैं? जब हमने ये मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मुनाफकत है और कुछ भी नहीं है। इस मामले को दबाने के लिए ये मुनाफकत हो रही है, ये दोहरा मेयार है। आप जब आइन और कानून बड़ा वाज़ेह हो तो तब जो है ना तो कोई रूल्स की हैसियत होती है, ना किसी फार्मूले की कोई हैसियत है। आइन की जो मंतक है और आइन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वही ज़रूरी है। ये सादा सा मामला है। जो भी पार्टी जो है वो जितने भी उम्मीदवार उनके जीते थे, बाशमूल जो उसमें इंडिपेंडेंट शामिल हुए थे, उसी तनासब से जो है मखसूस नशिस्तें दी जाएगी। और ये मैं काफ़ी मुतअद्दिद बार जो है ये कह चुका हूँ कि ये नशिस्तें जो हैं अगर सीधी इंटरप्रिटेशन ऑफ आइन की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये सीटें जो है पीटीआई की बनती हैं। 13 जनवरी वाला जो फैसला है ये उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ये सारे जो अब मामलात किए जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस फैसले की प्रोटेक्शन करने के लिए, उस फैसले पे कोई बात ना हो, क्योंकि ये इस वक्त जो है कोई भी मुझे सुप्रीम कोर्ट में फाजिल जज साहब जो है उस फैसले की दिफा करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो बिल्कुल बड़ा ही वाज़ेह तौर पे गैर आईनी और गैर कानूनी। हरल साहब ये जो केस है, मतलब जैसे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बड़ा सिंपल और वाज़ेह केस है, तो इसका मतलब ये है कि इसका अब तक डिसीजन आ जाना चाहिए था। अगर ये इतना सिंपल और वाज़ेह, अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए, आपके ख्याल में ये क्या दोबारा मामलात इस डगर पे जा सकते हैं कि दोबारा पार्लियामेंट में भिजवा दिए जाएं? और पार्लियामेंट में भिजवाने से क्या उसका कोई फ़ायदा होगा भी? क्योंकि पार्लियामेंट के में अगर ये जाता है और आइन में इसकी डिटेल्स हैं, तो आइन की जो है उसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तरमीम के लिए, तो वो तो इस वक्त नहीं है मौजूद पार्लियामेंट में, ना हुकूमत के पास। देखिए, अगर ये मामला और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग से लग रहा है कि ये सारा जो मामला है मखसूस नशिस्तों का, ये पार्लियामेंट में भेजा जाए, अगर पार्लियामेंट में भेज भी दिया जाता है तो इसका जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। हरल साहब, पार्लियामेंट में लेट्स सपोज पार्लियामेंट में भेजा भी जाए, तो आइन में जब एक चीज़ वाज़ेह है तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट जो है आइन में तरमीम करेगी, और उसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी का होना, 2/3 मेजॉरिटी का तरमीम के लिए सपोर्ट करना ज़रूरी होगा। अब ओपोजिशन जो है वो ऑलरेडी इसके अगेंस्ट खड़ी है, तो हुकूमत के पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। जो रिजर्व सीटें हैं उन पे वो तो वोटिंग नहीं कर सकती, तो फिर ये पार्लियामेंट में जाके मैक्सिमम क्या होगा? लेट्स सपोज अगर जाता भी है तो कोई कानून साजी हो जाएगी। आइन तो फिर भी सुपीरियर ही रहा, डिसीजन तो फिर भी आइन के मुताबिक ही हुआ ना। देखिए उसी तरफ ही मैं आ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर ये मामला पार्लियामेंट में चला भी जाता है तो अब जो इस वक्त मौजूदा जो कानून है या जो आइन है, इस वक्त जो आइन जो है जो इस वक्त नाफिजुल अमल है, वो ये कहता है कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं उसी तनासब से दी जाएंगी। जो पार्टी जो है वहाँ पे पार्टी का जिक्र है, जो पार्टी सीटें जीत के आएगी उसी तनासब से मखसूस नशिस्तें उसको दी जाएंगी। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाएंगी या पीटीआई को जाएंगी। लेकिन अगर ये मामला पार्लियामेंट में चला भी जाता है, पहली बात तो ये है कि आइन में कोई भी आइनी तरमीम करने के लिए इनके पास वो सादा अक्सरियत नहीं है, इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने फैसले में लिख दिया जब ये इंटरिम ऑर्डर आया कि ये जो है ये मखसूस नशिस्तों वाले मेंबरान जो हैं
ये किसी भी आईनी तरमीम में या किसी भी जो प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट है उसमें ये इनके वोट जो है वो शामिल नहीं होंगे। इनके हर फिर तो पार्लियामेंट में भेजने का तो फायदा ना हुआ ना, जब वहां पे आइन में तरमीम नहीं हो सकती तो पार्लियामेंट में तो भेजने का फायदा नहीं हुआ। तो फिर ये देखिए जी मैं अर्ज कर रहा हूं, देखिए इस केस को इन्हें अब फैसला करना पड़ेगा। फ्यूचर के लिए पार्लियामेंट में भेज सकते हैं कोई भी मामला कि अच्छा। फ्यूचर में मुस्तकबिल में इसके ऊपर आप जो है कोई वाज़ेह कानून बनाएं। वो तो चले बात का मामला है कि कानून बनेगा या इनके पास सादा अक्सरियत है या नहीं है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अब फैसला करना पड़ेगा। ये आइन और कानून का मामला है, ये मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, ये अवाम के मैंडेट का मामला है, ये जमहूर का मामला है, ये जमहूरियत का मामला है। तो ये इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट अब जो है ये इसको पीछे नहीं हट सकती, जो कि हटना चाह रही है। इनके पास कोई रास्ता नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास अब कि इस फैसले पे आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला करें कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई को जाएंगी या फिर ये जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाएंगी, और किसी जमात को ये नहीं जा सकती। ना नून लीग को जा सकती हैं, ना पीपल्स पार्टी को जा सकती हैं, ना एमक्यूएम को जा सकती हैं, ना किसी और जमात को जा सकती हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है आप जो है देखें ना, सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट नहीं कर सकती। अदालतों के पास बाशमूल सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही इख्तियार है कि आइन के मुताबिक फैसला करें और आइन की तशरीह करें। और आइन इसमें बड़ा वाज़ेह है, आइन बड़ा वाज़ेह है कि ये नशिस्तें जो मखसूस हैं ये पीटीआई को जाएंगी या फिर ये नशिस्तें जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाएंगी। लेकिन मुझे हरल साहब मुझे एक छोटा सा एक और कानूनी नुक्ता है वो भी बता दीजिएगा। फिर हमें नाज़िन अब्दुल बासी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करते हैं और फिर उनकी तरफ जाते हैं, उनका भी एनालिसिस इस पे लेते हैं। हरल साहब मुझे एक कानूनी नुक्ता ये है, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को जब बानी पीटीआई प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्हें कहा गया था इंटर पार्टी इंतखाबात करवा लें, तो उन्होंने 1 साल का वक्त मांगा था। बार बार तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात सही तरीके से नहीं करवाए। मतलब एक पार्टी, तकरीबन 150 प्लस पार्टीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन में, एक ही पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को बार बार क्यों खंगाला जाता है? हमारे यहाँ पे कौन सा बाकी सियासी जमातों के जो इंतखाबात हैं वो बहुत अनअपोज्ड नहीं होते हैं, उनमें बड़े कैंडिडेट्स होते हैं, बड़ी आपस में कड़ा इम्तिहान होता है, कड़ा मुकाबला होता है, उसके बाद होता है, सभी के ऐसे ही ऑलमोस्ट होते हैं। देखिए ये जितने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं किसी भी सियासी जमात के, ये किसी भी पार्टी का इंटरनल मामला होता है। तो इस हद तक इंटरफेरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ना तो कोई कानूनी और इखलाकी आवाज है और ना वो कर सकती है। और मैं समझने से कासिर हूं, और इवन ये हर बंदा जानता है कि ये क्यों बार बार जो है उनके जो जितने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं पीटीआई में ने, तो उनको जो है उनको तस्लीम क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि किसी भी जमात में इस तरह के इंटरफेरेंस नहीं होती उनके इंटर पार्टी इलेक्शन में। इवन जो इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं एक नाम याद होते हैं इस मुल्क में, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके अंदर ना तो कोई जमहूरियत है ना कोई ठीक, यानी कि आपको लगता है कि ये इंटर पार्टी इंतखाबात सियासी जमात का अंदरूनी मामला होता है, उसका अपना ज़ाती मामला होता है और इस हद तक इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मैं बासी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लूँ। बासी साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बासी साहब, मामलात आ जाते हैं रिज़र्व सीट्स पे, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं जिनकी गुत्थियाँ सुलझने शायद सुलझ सकती हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आपको क्या लगता है ये जो रिजर्व सीट्स का मैटर है ये किस करवट बैठेगा? क्योंकि इसने पाकिस्तान की आइंदा आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स का रुख मुतय्यन करना है, किसके पास मेजॉरिटी रहती है और किसका हक उसको मिलता है या नहीं मिलता। बासी साहब जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो केस सब लगा हुआ है कोर्ट में जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है और इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि जाहिर है इस डिसीजन के बाद सीटों का तयन होगा, कौन सी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, और उस लिहाज से तयन होगा कि जहाँ पर ये करने जा रहे हैं वो कोई संवेदन है। मैं
वैसे तो नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लेजिस्लेशन वगैरह करने जा रहे हैं, कुछ इसके अंदर तरमीम लाना चाह रहे हैं। अगर वो ये पोजीशन रहती है, इनको अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तरमीम करने में आसानी हो जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर ये फर्ज करें कि अगर एक पार्टी का इलेक्शन है तो वो इलेक्शन बुनियादी तौर पर होना चाहिए, जमहूरी तरीके से होना चाहिए। अगर ये बात है कि पीटीआई को टाइम दिया गया था, पीटीआई ने इलेक्शन नहीं कराए, लेकिन इसके साथ साथ एक तो चीजें और भी है, पता है बाप पार्टी का केस एक मिसाल है, पीटीआई पे डिफेंस से पेश करती है। इसके साथ साथ एएनपी का भी आपको पता है, वो भी डिफेंस से पेश करती है कि उन्होंने नहीं कराए इलेक्शन और उनको सिंबल मिल गया। ठीक है ना। तो ये चीजें इस मुल्क में अब ये है कि इसमें एक शफाफ गवर्नेंस होनी चाहिए, बेहतर अंदाज से इन चीजों को लेकर चलना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक जा चुकी हैं कि अदलिया के इदारे या हमारी एग्जीक्यूटिव की या पार्लियामेंट की सब पर सवालिया निशान लग गए हैं। हर इस इदारे के बारे में ऐसा सवाल किया जाता है, कहा जाता है कि इस इदारे की कोई वक़्त नहीं रहती, और अगर कोई फैसला पार्लियामेंट से किया जाता है तो उसकी जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं बनती कि उस पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है रिग्ड इलेक्शन की बिना पर आई है, वो 45-47 वाली बात। जुडिशरी से बात होती है तो जुडिशरी में आप देख रहे हैं कि कई एक ऐसी चीजें आ जाती है जिसमें वो उन्होंने बातें की हैं, सवालिया निशान उठाए हैं कि ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जबकि पीटीआई के साथ ही वाकया हुआ, अदरवाइज तो तनाज़ा खड़ा ही ना होता। तो यानी कि ये तनाज़ा आपको वो जो जनवरी में बैट सिंबल लेने वाला डिसीजन था, आपको लगता है एक्चुअल तनाज़ा वहाँ से शुरू हुआ था? अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त बैट का सिंबल ना लेती, वापस दे देती, तो ये इशू होना ही नहीं था। जी मैं वो ही कह रहा हूँ ना, उस तनाज़े की बात मैंने की है। मैं तो अगर आप मुझे कहेंगे तो पीछे भी चला जाऊंगा मैं, लेकिन बात ये है कि वो तो फिर बहुत लंबी लाइन है इसके पीछे। आपने देखा कि तो आज जिस विकेट पर पीटीआई खेल रही है ये कम से कम बैट्समैनों के लिए आसान हो चुकी है। आज अच्छा। 6-8 माह पहले, साल पहले पीटीआई बहुत मुश्किल में थी। हाँ जी। आज वो मीडिया में भी आती है, बात भी करती है, सब चीजें उनके लिए आसान नजर आती है काफी हद तक। लेकिन अब आप देखें कि इन तमाम वाकयात की बातगश जो है वो अमेरिकन कांग्रेस में भी चली गई है। अब वो भी डिफेंड कर रहे हैं इस बात को कि जनाब ये तो उन्होंने सही तरह इसका इदराक नहीं किया। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप ये ना समझे कि शायद ये फैसला जो है कुछ लोग इसकी वो दावी कर रहे हैं कि ये उसके हक में है गवर्नमेंट के, या फैसला पीटीआई के हक में है। इट इज स्टिल 50-50। यानी कि अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि फैसला किस तरफ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं बासित साहब, आप भी चूंकि माशाल्लाह लॉ को बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, अदालत ने 2018-2024 में जो रिजर्व सीटों को अलॉट करने का फॉर्मूला था वो दस्तावेजात मांग लिया, वो फॉर्मूला मांग लिया है। हरल साहब से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट को क्या ज़रूरत पड़ी है ये चीज़ें मांगने की, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ की डिटेल आइन में मौजूद है। तो आपको क्या लगता है ये डिटेल्स जब आइन में मौजूद है, तनासुब का जो विनर्स होते हैं उनकी तनासुब से जब सीटें उनको देनी है, तो फिर ये फार्मूला ये सारा कुछ ये मांगने की ज़रूरत थी? ये किस लिए मांगा जा सकता है, आप ज़्यादा मुझे बता सकते हैं कानूनी तौर पर? देखिए कानूनी मुश्किलातियाँ तो देखें, अगर आप इस पर बहुत फरमाएं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने आपको कहा कुछ इदारों को सवालिया निशान पर इस पर आज हम बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारा इन पर एतमाद नहीं रहा। लेकिन उसके साथ साथ जो कानून और आइन, इसके ऊपर बड़े सवालिया निशान है। क्या हम आइन पर चलें? क्या जो आइन में लिखा गया था, पढ़ा गया था कि इलेक्शन कितने दिनों में होने, क्या उस पर अमल किया गया? नहीं हुआ अमल। और उस वक्त भी बहुत काफी लेरी काफी इसके ऊपर हुई आके। ये जो मखसूस सीटों का मामला है ना, इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो थी, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भी इनको चाहिए था उसमें दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते, क्या नाम है इसका, बजाय सुन्नी इत्तेहाद के। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन क्या बात कर रहे हैं? नहीं, एक और पार्टी का नाम लिया था उन्होंने, तो जी वहाँ चले गए, उसमें चले जाते तो बेहतर होता।
MWM की बात करें ना अब, या उसमें जाना था ये है जी? MWM थी या सुन्नी इत्तेहाद थी? नहीं, इनसे ज्यादा एक पार्टी थी। अच्छा, मौलाना शेरानी साहब की जो जमात थी मेरा, हाँ जी। तो वो इसमें अब इसने बेसिकली जब मखसूस सीटों का मामला आया था तो उस वक्त इन्होंने शायद अपने, जो कि जाहिर है उस वक्त ये था ही नहीं कि इलेक्शन से पहले ये मामला हो चुका था। अगर ये कहते कि यहाँ हमें सीटें लेनी है तो फिर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ सवाल ये भी है कि अगर एक पार्टी फर्ज करें कोई सीटें लेती, दैट सीजेस टू बिकम अ पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी के लाने के हक में है, उसका क्या करेंगे आप वहाँ के? तो ये जो दुनिया को ये तो पता है, पाकिस्तान में भी एक इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये पीटीआई की ये सीटें हैं, पीटीआई ने सीटें विन की हैं, पीटीआई वाज द मेजॉरिटी सीट। लेकिन बात ये है वो जी पीटीआई को जी ये सिंबल की हक में लेने की पोजीशन में नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन नहीं कराए थे, इसलिए सिंबल से महरूम कर दिया गया। ओवरऑल देखा जाए तो जमहूरियत जो है ना, वो सिर्फ एक तो फैसले दो जो ठीक इलेक्शन कमीशन ने किए हैं उनकी बुनियाद पर उसको आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पे इलेक्शन कमीशन को नहीं करना चाहिए था कि ठीक है जी उनको हम मना करते हैं, उनको सिंबल ला दीजिए। इस बात का जिक्र अमेरिका में भी किया गया, उनके भी उनको सिंबल से महरूम किया गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कम अज कम इस पे जो कानूनी मसाइल हैं या आईनी मसाइल हैं वो भी उधेड़ कर रख दिए गए हैं। हर अंदाज से उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं। बासी साहब मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा, यही सवाल मैं ज़रा बासी साहब से जान लूँ, सॉरी हरल साहब से जान लूँ। हरल साहब, ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि हमारा जो फैसला था बैट सिंबल का उसको इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रेट गलत किया था। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऐसा लग रहा है पिंग पोंग खेली जा रही है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में डाल रहा है बॉल, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को कह रही है जनाब हमने पार्टी को तो रुकनीत मुअत्तल नहीं की थी, हमने तो सिर्फ बैट का सिंबल लिया था, आपने उनको कैसे आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जबकि पार्टी अभी भी रजिस्टर्ड है। ये मामला, ये तनाज़ा हल होगा इस सब में? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के फैसले की तशरीह गलत की थी या उसको गलत समझने में गलत समझे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अब मौका है ना उसको ठीक कर दे। आप जो गलती इलेक्शन कमीशन ने की वो गलती ठीक कर दे। देखिए फायदा, ये जो इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, ये मखसूस नशिस्तों वाला, ये इस मुल्क के जब इस फैसले से इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की आईनी हैसियत जो है वो जुड़ी हुई है। इस फैसले ने ये जो है ये इसने तयन करना है कि आपके मुल्क में फ्यूचर में मुस्तकबिल में कि इसमें क्या जो है जमहूरियत जो है और इस मुल्क में जो आईनी और कानूनी और दस्तूर की जो हैसियत है वो क्या है। अगर आज ये जो फैसला है ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ये अगर पीटीआई को नशिस्तें ना दी गई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें ना दी गई जिसका प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद है, 2018 के इलेक्शन में जो बाप पार्टी है उन्होंने जो एडिशनल लिस्ट है जिसके हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस हवाले से जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से एडिशनल लिस्ट साथ लगाई नहीं है, तो वो तो एक प्रेसिडेंट मौजूद है जी। यही इसी चीज की इसी प्रेसिडेंट को आज मेंशन किया था जस्टिस आयशा मलिक ने कि 2022 और 2024 में एक ही मामले पर दो मुतजाद फैसले करने का सवाल था जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से। सेम यही बीएपी बाप पार्टी के हवाले से उन्होंने सवाल उठाया था कि उनको दे दी गई थी तो इनकी दफा क्यों नहीं। ये आप वैलिड पॉइंट रेज कर रहे हैं। देखिए, इस हवाले से जो आइन का आर्टिकल 25 है वो बड़ा वाज़ेह है कि जो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ कहता है कि हर जमात के साथ, हर शहरी के साथ जो है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ की जाए। अच्छा। तो ये देखें, ये बड़ा वाज़ेह इसमें मामला है, बट इसमें प्रेसिडेंट भी मौजूद है और ये जो फैसला है आपके मुस्तकबिल का तयन करेगा, आपके मुस्तकबिल की जमहूरियत का तयन करेगा, आपके मुस्तकबिल की आईनी और कानूनी हैसियत का तयन करेगा। अगर आज जो सुप्रीम कोर्ट है ये आइन के मुताबिक फैसला नहीं देती तो ये आइन को, मुल्क को आईनी और कानूनी नुकसान पहुंचेगा।
ठीक। बासित साहब, बहुत सारे तरीके इंसाफ के ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फॉरवर्ड ब्लॉक की कुछ सुनगुन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे पे तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि बानी पीटीआई ने भी ये मैसेज भिजवाया था कि इस वक्त आपसी लड़ाई, आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करें, पार्टी पे मुश्किल वक्त है, एक होके सारे चलें। अब जो सूरत हाल है, फवाद चौधरी साहब एकदम आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स दे देते हैं, गो के तहरीक इंसाफ की जानिब से उसको अच्छा खासा काउंटर किया जा रहा है, लेकिन वो तो मानता ही नहीं है मौजूदा लीडरशिप को कि ये लीडरशिप है। और वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि जी ये तो बानी पीटीआई को बाहर निकालने के लिए कुछ इकदाम भी नहीं कर रहे या करना चाहते नहीं है। जबकि आज क्लियर कट बानी पीटीआई की जानिब से एक मैसेज ज़राए के मुताबिक सामने आ रहा है कि उन्होंने कह दिया जो लोग पार्टी छोड़ गए थे उनका फैसला 7 रुकनी एक कमेटी बनाई है, वो लोग करेंगे। अब ये सारी सूरत हाल में एकदम फवाद चौधरी साहब का आ जाना, दूसरे सियासी रहनुमा जो हैं वो चले गए हैं, वो बार बार ये स्टेटमेंट देना कि हम तो कहीं गए नहीं थे, ये सियासी तनाजुर क्या है सर, ये क्या देख रहे हैं? देखिए, बात ये है कि आप याद होगा ना, खान साहब की हुकूमत थी जी। एक चीज मैं जरूर कहूँगा कि खान साहब की जो पार्टी में ना, वो एक इख्तिलाफ राय जिसे कहते हैं ना, वैसे तो लोग कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है, जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन पार्टी पर खान साहब का इतना कंट्रोल था नहीं उस वक्त भी जबकि ये हुकूमत में थे, और वो चीज अब ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई है। ये जो आप कह रही है ना कि फवाद चौधरी ने ये कहा या उन्होंने ये कहा कि ये लीडरशिप जो है इसको हमारी अगवा कर दिया गया है, कोई और ये लोग ऐसे आ गए हैं जिनका कोई नाम निशान कोई नहीं, 2 नंबर हैं, ये कुछ नंबर है, ये मैं समझता हूँ कि अगर वो पार्टी से लॉयल हैं तो उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। फवाद चौधरी को इस बात करने का मकसद ये है कि तासर क्या जा रहा है बाहर, तो पार्टी में फूट पड़ी हुई है। पार्टी में पहले वो बरबत साहब, आपको याद होगा जी, उनके बयान इस किस्म के आते थे। अब जो बेसिक चीज है, बुनियादी है, जो पार्टी को मजबूत करती है, वो यूनिटी है। यूनिटी की नजर आनी चाहिए। जबकि आप देखें कि बकिया पार्टियों में, जिसमें पीएम मजान को ले लें या पार्टी को ले लें, वहाँ आपको नजर आती है कि उसमें इस तरह इख्तिलाफ राय नहीं पाया जाता। ये इसके बारे में भी पार्टी के लोग कहते हैं कि शायद ये किसी के एजेंट हैं, हुकूमत के एजेंट हैं, वो यही लेवल करते हैं, इल्जाम लगाते हैं। क्योंकि फवाद चौधरी तो क्लियर कट इसे कहते हैं ना, निकल गए थे, आउट हो गए थे, और उन्होंने पार्टी में शिरकत भी कर ली थी, इससे काम पार्टी जी। तो लिहाजा उनका ये बिलेटेड स्टेज है। अब आके रुदे पशेमा का पशेमा होगा, अब आके पार्टी की वकालत करना, मैं समझता हूँ कि उनके इस बयान में कोई वजन नहीं है। इररेलेवेंट आपको लगता है ये सारी चीजें? लास्ट कमेंट हरल साहब से भी जान लूं। जी बासित साहब, आपको पॉइंट आ गया, हरल साहब से भी लास्ट कमेंट जान लूं। हरल साहब, सिंपल और क्लियर वर्ड्स में मुझे इसकी बताइएगा, आपके तज्जिए के मुताबिक पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है ये जो बार बार, जैसे मरवत साहब की भी, जैसे बासित साहब ने कहा कि स्टेटमेंट्स दे देते थे, ओपन स्टेटमेंट्स होती थी उनकी, अभी ये भी आ गए फवाद चौधरी साहब, ये स्टेटमेंट्स देने लोग आते हैं या इनसे ये स्टेटमेंट्स दिलवाई जाती हैं? देखिए, ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये स्टेटमेंट जो है इनसे दिलवाई जाती हैं, और कैसे दिलवाई जाती हैं, इनके ऊपर किस तरह प्रेशर होता है, इनकी फैमिली जो है उनको हरासा किया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ इसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं होती। जिस तरह आजम खान की स्टेटमेंट आई, फवाद चौधरी की स्टेटमेंट आई, तो ये जिस तरह प्रेशर राइज करके इनको या इनको ब्लैकमेल करके ये स्टेटमेंट दिलवाई जाती हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि अब वो वापस आना चाहते हैं, देखिए पॉलिटिक्स जो है वो एडिशन का नाम है, इसमें हमेशा जो है एडिशन होती रहती है। लेकिन बानी पीटीआई ने आज वाजे कर दी है, जो अभी तक रिसोर्सेज के थ्रू हम तक इतलात आ रही हैं कि उन्होंने 7 रुकनी कमेटी बना दी। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे उनके लिए वापसी इतनी आसान नहीं है, ये चीज़ें आ गई हैं। शॉर्टली लास्ट 10 सेकेंड्स, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जब तक बानी पीटीआई बाहर नहीं आते मुस्तहकम रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है, लेकिन ये इनको मोबिलाइजेशन की जरूरत है। मोबिलाइजेशन की जरूरत है। मैं बासित साहब से भी यही पॉइंट जानूं, बासित साहब, जब तक बानी पीटीआई बाहर नहीं आते हैं यूनिटी के साथ मुस्तहकम रह सकती है तहरीक इंसाफ? देखिए, मेरी बात सुने, जब तक बानी पीटीआई जेल में है ना, जी जी, जो लोग इसमें मुखालफत कर रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं, वो दे स्टैंड जीरो।
क्योंकि उनको एक एज हासिल है, वो जमहूरियत की, ये कह रहे हैं मैं कैद में हूँ, यानी कि आपके मुताबिक यूनिटी रह सकती है? नहीं, वो तो जितना हम रहेंगे इनकी पॉपुलरिटी का ग्राफ उतना ऊपर बढ़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब आपका भी, गुलाम अब्बास हरल साहब आपका भी, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।